हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए अब वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो भी बीएड की तैयारी कर रहा है जिसका एग्ज़ाम इसी महीने में होना है 29 जुलाई को, और जो भी सीजीएल टीयर 2 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी इन दो चीज़ों की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है, अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इन स्पेस, इन अंतरिक्ष, इन संसार और इन स्पेस सेक्टर। तो आपका सही जवाब है ए, इन स्पेस। अब इन स्पेस क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखिए। इन स्पेस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म यानी सुधारों को मंजूरी दी। यह भी आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही है कि जिससे कि यहीं के वर्कर यहाँ पे ही काम करें। ठीक है, इसलिए आत्मनिर्भर के तरीके से काम किया गया। इसी प्रकार अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं, S-400, S-300, आकाश या नभ। तो आपका सही जवाब है सी, आकाश। अब आकाश कौन सा मिसाइल, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार LAC पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पर नज़र रखने के लिए सेना ने पूर्वी लद्दाख में आकाश यानी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है। इससे भारतीय सेना आसानी से चीन की हरकतों पर नज़र रख सकती है। ऐसे में अगर चीन का कोई विमान LAC क्रॉस करेगा तो उसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तुरंत मार गिराया जाएगा। ठीक है, ये था। इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 1971 के युद्ध नायक स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामजी का निधन हो गया, उन्हें कौन सा सम्मान मिला था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेवा सम्मान। तो आपका सही जवाब है सी, वीर चक्र मिला था। अब वीर चक्र क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। 20 जून की रात उनका निधन हुआ, वह 77 साल के थे। जामजी को 1971 के भारत यानी पाक युद्ध में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अभियान को अंजाम देते समय चोट आई थी। हेलीकॉप्टर पर 2 बार मशीन गन, 2 बार मोर्टार से हमला हुआ था। वह 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और 1985 में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। अब वीर चक्र क्या, इसके बारे में जानेंगे। युद्ध के समय वीरता का सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र होता है, दूसरा स्थान महावीर चक्र का होता है और तथा तीसरा स्थान वीर चक्र का होता है। यह सम्मान सैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जाता है। अब MSME क्या होता है, MSME इसके बारे में भी जान लेते हैं। चार ऑप्शन आपको दे, 28 जून, 29 जून, 27 जून, 26 जून। तो आपका सही जवाब है सी, 27 जून को मनाया जाता है। अब MSME क्या, इसके बारे में जानकारी देते हैं। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। वर्ष 2017 के बाद से हर साल इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना मरीजों के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल में इनमें से किस दवा को शामिल किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है, बीटाडाइन, डेक्सोमेथासोन, पेरिफेराफोन्टो या क्रोसिन। तो आपका सही जवाब है बी, डेक्सामेथासोन। अब ये कौन सी दवा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। इसे मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इसके इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों की मौत के मामले में 1/3 की कमी देखी गई है। वहीं ऑक्सीजन बेड के मरीजों में 5 में से 1 मरीज को बचाया जा सका है, यानी कि 5 मरीज में से सिर्फ 1 मरीज को बचाया जा सका है। ये कारगर दवा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम
जानेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहड़ी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 31 जनवरी 2022, 31 जनवरी 2021, 30 अक्टूबर 2020, 18 सितंबर 2021। तो आपका सही जवाब है बी, 31 जनवरी 2021 तक। ठीक है, 6 महीने का कार्य विस्तार हुआ है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया है। दरअसल अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्र सूची में शामिल ओबीसी श्रेणी की विभिन्न जातियों में आरक्षण का लाभ किस जाति के लोगों को कितना मिल रहा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्त जी रोहड़ी की अध्यक्षता वाले आयोग का अक्टूबर 2017 में गठन किया था। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया और चिली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो आपका सही जवाब है बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। फीफा की शीर्ष परिषद में 25 जून को हुए मतदान में इन 2 देशों को 22 और प्रतिद्वंदी कोलंबिया को 13 मत मिले। इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। महिला फुटबॉल रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज ऑस्ट्रेलिया और 23वें नंबर पर न्यूजीलैंड मेज़बान होने के कारण टूर्नामेंट के लिए स्वतः ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, फीफा अध्यक्ष इसमें कौन होंगे, जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम आपके लिए, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से हम अपने लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्ज़ाम के टॉप 20 छात्रों के बारे में सरकार ने क्या घोषणा की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं, सड़क का नामकरण, बिल्डिंग का नामकरण, जिले का नामकरण या गली का नामकरण। तो आपका सही जवाब है ए, सड़क का नामकरण होगा उन्हीं के नाम पे। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, वर्ष 2020 में 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% छात्र पास हुए हैं। 10वीं में 81.96% अंक लाकर बागपत की रिया जैन और 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक ने 97% अंक लाकर टॉप किया है। कोरोना संकट के बावजूद 2,82,00,000 उत्तर पुस्तिका को 21 दिनों में ही चेक किया गया था। ये भी सबसे बड़ी बात है यूपी बोर्ड के लिए। तो यानी कि जो सड़क का नामकरण होगा, जो भी टॉप किए हैं 2 लोग, बागपत के रिया जैन और अनुराग मलिक, उन्हीं के नाम पर उस सड़क का नामकरण होगा। इसी प्रकार से हमारे टॉप 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।